नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हमारे लोकतंत्र की धड़कन कहा जा सकता है, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई का वो वादा है जो हर भारतीय नागरिक को दिया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो अधिकार हैं जो एक नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते को परिभाषित करते हैं। ये एक तरफ हमें स्वतंत्रता और सम्मान से जीने का हक देते हैं और दूसरी तरफ सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी संतुलन को समझने की है कि ये अधिकार क्या हैं, ये कैसे विकसित हुए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्यों इतने मायने रखते हैं। जी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। संविधान की इस विशाल किताब में ये अधिकार हमें मिलते कहाँ हैं और इन्हें बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? मौलिक अधिकारों का जिक्र संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में? अमेरिका के संविधान में शामिल बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स से। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे सिर्फ कॉपी नहीं किया, बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। इसीलिए संविधान के इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। ये शब्द उस दस्तावेज के लिए इस्तेमाल होता है जिसने 1215 में इंग्लैंड के राजा की शक्तियों पर पहली बार रोक लगाई थी। तो क्या भारत में इसका उद्देश्य भी यही था, सरकार को असीमित शक्ति देने से रोकना? एकदम यही इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखा। ये सुनिश्चित करना कि सरकारें बहुमत के दम पर मतलब तानाशाही ना कर सकें और नागरिकों के बुनियादी हकों को ना छीन सकें। सही। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निदेशक तत्व, ये दोनों मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना बनते हैं। एक नागरिक को अधिकार देता है तो दूसरा राज्य को जिम्मेदारियां। बिल्कुल। ये तो हुई इनकी फिलॉसफी। लेकिन इनकी कानूनी प्रकृति कैसी है? मान लीजिए किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या वो बस शिकायत कर सकता है या उसके पास कोई ठोस शक्ति भी है? यहीं पर इन अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। यह अधिकार वाद योग्य हैं, यानी जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार या उसकी कोई संस्था आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है तो कोई भी नागरिक चुपचाप बैठने के लिए मजबूर नहीं है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और कह सकता है कि मेरे अधिकार की रक्षा की जाए। जी। मैंने ये भी सुना है कि इन अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक भी कही जाती है। अब अधिकार और नकारात्मक के दोनों शब्द एक साथ सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन्हें राज्य के नजरिए से नकारात्मक कहा जाता है। अच्छा, राज्य के नजरिए से। हाँ, ये सरकार के लिए एक तरह से क्या नहीं करना है की लिस्ट है। जैसे राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी की बोलने की आजादी नहीं छीनेगा। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये अधिकार सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं जिसे वो पार नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। एक लक्ष्मण रेखा जो नागरिक की रक्षा करती है। अब एक और सवाल उठता है, क्या ये अधिकार सभी के लिए है? मतलब भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए या कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है? नहीं, इसमें एक साफ विभाजन है। कुछ मौलिक अधिकार जो देश की नागरिकता से जुड़े हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इनमें भेदभाव से सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में अवसर, बोलने की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल हैं। अच्छा। लेकिन कुछ अधिकार इतने बुनियादी हैं कि वे हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। जैसे अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। ठीक है, तो अब इन अधिकारों की दुनिया में एक एक करके कदम रखते हैं। मूल संविधान में तो शायद 7 अधिकार थे। हाँ, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। ये उस दौर की राजनीतिक आर्थिक बहसों का नतीजा था। अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत। तो आज हमारे पास 6 मुख्य मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए पहले अधिकार से शुरू करते हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18। ये मूल रूप से 3 बड़ी बातें करता है। पहली, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के सामने सब बराबर हैं। सब बराबर है। हाँ, और कानून सबको बराबर सुरक्षा देगा, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या शक्तिशाली। दूसरी बात, राज्य किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 15 और 16 में है।
ये तो सार्वजनिक जगहों से लेकर सरकारी नौकरियों तक सब पर लागू होता होगा। सब पर। और इसका तीसरा पहलू जो है वो ज्यादा सामाजिक सुधार से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाकर खत्म करता है। ये भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी बुराई पर सीधा प्रहार था। और अनुच्छेद 18? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है ताकि समाज में कोई सामंती या वंशानुगत हैसियत ना पनपे। केवल सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां ही दी जा सकती हैं। तो एक बार जब संविधान ने ये तय कर दिया कि सब बराबर होंगे, तो अगला तार्किक सवाल था, बराबर होकर करेंगे क्या? यहीं से शायद स्वतंत्रता के अधिकार का जन्म हुआ होगा। बिल्कुल, समानता बिना स्वतंत्रता के अधूरी है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 हमारे लोकतंत्र का दिल है। अकेले अनुच्छेद 19 में ही 6 तरह की आजादियां हैं। 6 तरह की? जी, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी, और कोई भी पेशा या व्यापार चुनने की आजादी। जब हम अनुच्छेद 19 में बोलने की आजादी की बात करते हैं, तो आज सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत जटिल हो गया है। इसकी सीमाएं क्या हैं? क्या नफरत फैलाना या हेट स्पीच भी इसी में शामिल है? यह आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, संविधान साफ कहता है कि ये आजादी असीमित नहीं है। अच्छा, इस पर सीमाएं हैं? हाँ, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या नैतिकता के आधार पर इस पर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हेट स्पीच निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कई बार स्पष्ट किया है। कई बार। संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। अनुच्छेद 19 के बाद आते हैं अनुच्छेद 20 और 21, जिन्हें संकट के समय में भी सबसे मजबूत माना जाता है। हाँ, अनुच्छेद 20 आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि से बचाता है। इसका एक सिद्धांत है, नो डबल जेपर्डी, यानी एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। एक गुनाह, एक सजा, बिल्कुल। और किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जो कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, जीने का अधिकार, लेकिन इसकी व्याख्या तो बहुत ज्यादा व्यापक हुई है। यही तो इस अनुच्छेद की खूबसूरती है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करके इसके दायरे को बहुत बढ़ा दिया है। ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसी में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। और ये दिलचस्प है कि निजता का अधिकार सीधे सीधे संविधान में लिखा नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसे तो दशकों की कानूनी बहसों के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा माना। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। एकदम, जो समय के साथ नई चुनौतियों को समझने और अपनाने के लिए विकसित होता है। इसी तरह 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बनाया गया। और अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तब उसके क्या अधिकार है? उसके लिए अनुच्छेद 22 है, जो मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, अपने वकील से सलाह करने का हक है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ये राज्य की पुलिस शक्ति पर एक जरूरी अंकुश है। बहुत जरूरी। अगले अधिकार की बात करते हैं, जो समाज के सबसे कमजोर तबकों की रक्षा करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 23 और 24 ये संविधान की अंतरात्मा की आवाज है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम कराने, बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाओं पर, हाँ, इन सब पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों में मजदूरी नहीं कराई जा सकती। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में अगला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित तौर पे अनुच्छेद 25 से 28 तक इसी की बात है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। जी, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर स्वतंत्रता देता है। पर क्या राज्य किसी धर्म को बढ़ावा दे सकता है? नहीं, अनुच्छेद 27 साफ करता है कि सरकार टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकती। अच्छा। और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूत करता है। इसके बाद आता है अल्पसंख्यकों से जुड़ा अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है ये सुनिश्चित करना कि बहुमत के बीच अल्पसंख्यक अपनी पहचान न खो दें। अनुच्छेद 29 भारत के हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। और अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसके बिना शायद बाकी सारे अधिकार कागजी शेर बनकर रह जाते। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा। और इसलिए क्योंकि ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के दरवाजे खोलती है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कोर्ट इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है? उसके पास क्या साधन है? कोर्ट के पास 5 तरह के रिट्स जारी करने की शक्ति है। रिट्स जी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र भी कहा जा सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। सोचिए, किसी को पुलिस ने उठा लिया और परिवार को पता नहीं वो कहाँ है। ये रिट कोर्ट का वो आदेश है जो कहता है उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो। इसका शाब्दिक अर्थ ही है शरीर को प्रस्तुत करो। ये तो वाकई राज्य की मनमानी पर सबसे बड़ी लगाम है। और बाकी 4? दूसरा है परमादेश, मैंडमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा हो तो कोर्ट उसे उसका कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकता है। अच्छा। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को कहती है ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस मामले में आगे मत बढ़ो। चौथा है उत्प्रेषण, सेट्यूररी, जिससे ऊपरी अदालत निचली अदालत से कोई केस अपने पास मंगा सकती है। और पांचवा है अधिकार पृच्छा, को वारंटो, यानी आपका क्या अधिकार है। इससे कोर्ट किसी व्यक्ति से पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण किए हुए है। क्या इन अधिकारों को कभी निलंबित भी किया जा सकता है, जैसे किसी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में? हाँ, ये एक बहुत गंभीर विषय है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 19 में दी गई आजादियां अपने आप निलंबित हो जाती हैं। अपने आप? जी। और राष्ट्रपति एक आदेश के जरिए दूसरे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपातकाल में हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं? नहीं। और यहीं पर हमारे संविधान ने इतिहास से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। 1975 के आपातकाल के अनुभवों के बाद? बिल्कुल। 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत ये तय कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, अनुच्छेद 20 अपराधों से संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटियों में से एक है। तो आज की इस पूरी बातचीत से साफ है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है। ये एक दर्शन है, एक वादा है जो हर नागरिक को एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन का आश्वासन देता है और राज्य को उसकी सीमाओं में रखता है। बिल्कुल, ये हमारे गणतंत्र की नींव के पत्थर हैं। अनुच्छेद 14 की समानता से लेकर अनुच्छेद 32 के संरक्षण तक ये एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज का खाका खींचते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, हमारे लोकतंत्र का नैतिक दिशा सूचक है।